सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ पर बनेगा। तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली सरकार ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। कहाँ पर बनेगा ये? दिल्ली में, होलंबी कला में। इसका उद्देश्य है सालाना 51,000 टन ई वेस्ट को प्रोसेस करना। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, रिमोट हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो खराब होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। तो उसी को रिसाइकिल करने के लिए यहाँ पर ये भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा। याद रखना कहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पार्क्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रिविजन शीट में। जैसे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये बना केरल के कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बना बेंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। उसके अलावा कुछ और देखो। उसके अलावा भारत का पहला वैदिक थीम पार्क ये बना उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है वेद वन पार्क। भारत का पहला टायर पार्क ये बना कोलकाता में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क जिसे अमृत महोत्सव पार्क भी बोला गया ये आपको मिलेगा नागपुर में। नागपुर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया था पुणे में। और देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये सभी पार्क्स इंपॉर्टेंट है और न्यूज में रहे थे, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च एक बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। इसको किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑड्रे ट्रुस्के ने। तो ऑड्रे ट्रुस्के ये एक अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट हैं और अभी इन्होंने ही अपनी नई बुक लॉन्च की है। उसका नाम है एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये बुक दक्षिण एशियाई इतिहास, विशेष रूप से मुगल काल और संस्कृत साहित्य और आधुनिक भारत पर केंद्रित है। तो बुक का नाम याद रखना, उसके लेखक का नाम याद रखना। क्या है बुक? एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री और इसका लिखा है ऑड्रे ट्रुस्के ने। चलो कुछ और बुक्स भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, इसको लिखा गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम दिया सलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया, नाम है सशक्त भारत। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, इस बुक को लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को लिखा पीएस रमन ने। चेन्नई सुपर किंग के ऊपर ये बुक लिखी गई। टू द सेवेंथ जनरेशन को डॉक्टर वी.आई. मथन ने लिखा। एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ को लिखा उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स को लिखा अरुण शोरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को लिखा संजीव चोपड़ा ने। अभी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक को मिला है, भारतीय लेखिका हैं, और उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए मिला। मूल रूप से कन्नड़ भाषा का ये नॉवल है और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? तो आंसर हो जाएगा 10 जून को। तो यूनाइटेड नेशन ने 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। इसे पहली बार मनाया जा रहा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशन। तो आपसी सम्मान, वैश्विक एकजुटता और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नया दिवस है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। यह भी मनाया गया 10 जून को। इसके अलावा 9 जून को एक दिवस और याद रखना, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में भी हम मना रहे हैं। और जब भी दिवस वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपको पता है। लेकिन आज मैं आपको जून के दिवस रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज ये हमारा प्रश्न में हमने देखा दिवस तो है लेकिन नवीनतम पहली बार हम मना रहे हैं। तो एक काम करूंगा, इसी तरह से पिछले एक आध साल में जो भी दिवस हमने पहली बार नए नए मनाने शुरू किए वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो ध्यान से सुनना।
जैसे कि ग्लेशियर दिवस अभी हमने मनाना शुरू किया 21 मार्च को, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर, संविधान हत्या दिवस 25 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया था, और 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को। लगभग 25 इंपॉर्टेंट दिवस मैंने आपको रिवाइज कराया, जो पिछले 2-3 साल के अंदर जो भी नए नए पहली बार हमने मनाने शुरू किए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब, और जब भी कोई भी नया दिवस मनाते हैं ये शीट में आपको हमेशा रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सारा जोसेफ को। तो सारा जोसेफ, इनको अभी मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारा जोसेफ ये मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका, नारीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे केरल से हैं, और ये जो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार है ना, ये मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। और सारा जोसेफ को इससे पहले केरल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और अभी मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 को दिया गया। तो ये लाइन आप याद रखना। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। और विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 राणा दास गुप्ता को मिला, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को मिला, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला, और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय बने, इंग्लैंड में मिला। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? राम मोहन नायडू को, और ये हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 चुना गया समर अबू एलॉफ को, फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में UEFA नेशंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा पुर्तगाल ने। UEFA नेशंस लीग 2025 की हम बात कर रहे हैं। ये एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय यूरोपीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। द्विवार्षिक मतलब बाइएनियल, जो हर 2 साल में एक बार होती है। तो अभी 2025 में ये इसका चौथा सीजन था, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। अभी 4 से लेकर 8 जून 2025 तक ये हुआ, और कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ। इसको पुर्तगाल ने जीत लिया। पुर्तगाल ने दूसरी बार ये जीता है, दूसरा टाइटल है इसका, और यहाँ पे इसने किसको हराया? स्पेन को हराया है। ठीक है, तो क्या है, कौन सी प्रतियोगिता है? UEFA नेशंस लीग 2025 कहाँ पे हुआ? जर्मनी ने। जर्मनी में हुआ, किसने जीता? पुर्तगाल, और किसको हराया? स्पेन को हराया। ये ध्यान रखना। अब फुटबॉल टूर्नामेंट की बात है, चलो फुटबॉल से ही संबंधित 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुए वो सब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो सबसे पहले याद रखना भी 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी जो हुई थी उसको पश्चिम बंगाल ने जीता, केरल को हराया। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से हैं। स्पेनिश सुपर कप खिताब जो अभी सऊदी अरब में हुआ उसको FC बार्सिलोना ने जीता, रियल मैड्रिड को हराया। 2024-25 सत्र का छठा इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब जीता, ये हुआ था कोलकाता में, जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने, उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हराया। दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता UAE में हुई थी, साउथ कोरिया ने जीता, रशिया को हराया। 11वां
इंडियन सुपर लीग 2024-25 मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराया। 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 को जीता, गोवा फुटबॉल क्लब ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हराया। यूएफए यूरोपा लीग फाइनल 2025 जो स्पेन में हुआ था, टॉटनहम हॉटस्पर ने जीता, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। और अभी ला लीगा 2025 एफसी बार्सिलोना ने जीता है, स्पेनॉल फुटबॉल क्लब को हरा करके। एक ये शीट जरूर याद रखना, इसमें हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की। महिलाओं वाला जो अगला होगा 2027 में 10वां एडिशन, वो ब्राजील में होगा, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और पुरुषों वाला जो अगला होगा वो 23वां संस्करण होगा 2026 में 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और यूएस में। बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं। और वैसे फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी पूरी दुनिया में है फीफा। उसके स्टैटिक देखते हैं, 1904 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है ज्ञान इन्फिनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, सबका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव को शुरू करने की घोषणा की है। और इंडिया चाइना बॉर्डर से सटे शिपकीलाग गांव से इस पहल की शुरुआत की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है टूरिज्म के जरिए बॉर्डर एरियाज में आजीविका के अवसर बढ़ाना, वहां की बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, तो याद रखना किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल शुरू करने की घोषणा की या करेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में एचपी। देखो इसकी 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल हो गई। मुख्यमंत्री हो गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा है, यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, बड़ाचला दर्रा है। पोंग बांध है यहाँ पे व्यास नदी पे, पंडो बांध है व्यास नदी पे, भागड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पे, चमेरा बांध है रावी नदी पे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, किरगंगा नेशनल पार्क है, सिंबलबारा नेशनल पार्क है। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, पक्षी है जुजराना वेस्टर्न ट्रोगोपेन, वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश, पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। और कुछ लोक नृत्य हो गए जैसे कि नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी याद रखना, पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 आवर की परंपरा शुरू की थी, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की, फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया, उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजा खास गांव, ये राज्य का पहला सोलर मॉडल विलेज बना। और सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप यहाँ पे शुरू हुआ। अभी हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई और ग्रीन एडॉप्शन स्कीम भी यहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये सब हिमाचल प्रदेश से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है निकोलस पूरन, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे वेस्ट इंडीज के सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले क्रिकेटर हैं और वेस्ट इंडीज के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। कितने रन? 2275 रन। और उनका जो आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो दिसंबर 2024 में किंग्सटाउन में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था। तो प्रश्न हमारा रिटायरमेंट से था कि निकोलस पूरन ये किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो वेस्ट इंडीज आंसर होगा। इसी तरह से 2025 में जिन भी खिलाड़ियों ने अभी अपने खेलों से रिटायरमेंट लिया है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो खिलाड़ियों के नाम, उनके खेलों के नाम याद रखना और उनके देश के नाम। जैसे कि अचंता शरत कमल, ये तो भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने ODI क्रिकेट से संन्यास लिया। और बांग्लादेश के ही तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। मनोज कुमार बॉक्सर हैं, संन्यास ले लिया। सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, संन्यास लिया। बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन प्लेयर है, हमारे संन्यास ले लिया। वंदना कटारिया हमारी हॉकी प्लेयर है, संन्यास ले लिया।
रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैरी एयरप्स इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने भी अपने खेल से संन्यास ले लिया। ठीक है, ये सारे 2025 वाले क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, इनको भी मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब ये मालदीव के जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करेगी। मालदीव वाले भी चालाक हैं, आप समझ पा रहे होंगे क्यों बनाया इन्होंने कैटरीना कैफ को ही, भारतीय स्टार को ही, जो भारत की बॉलीवुड एक्ट्रेस है इनको ही। ये क्या समझते हमें कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है भारतीय जनता को। खैर चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के प्रश्न में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी जैसे टाटा मोटर ने बनाया था विक्की कौशल, बताओ अभी कैटरीना कैफ आई, उसके बाद प्रश्न विक्की कौशल का आ गया। और लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के जसप्रीत बुमराह बने। एक अमेरिकी फुटवेयर कंपनी स्केचर्स, उसके भी बने थे जसप्रीत बुमराह। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, उसके कार्तिक आर्यन बने। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, उसके अनन्या पांडे बनी। ड्रीम टेक्नोलॉजी है चाइना की कंपनी, उसकी बनी थी कीर्ति सेनन। यूरेका फॉर्ब्स ने श्रद्धा कपूर को बनाया। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने तमन्ना भाटिया को बनाया। ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा बने और डिटोल कंपनी के महेंद्र सिंह धोनी बने थे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। एक्चुअली में अभी पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को शुरू किया गया है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? पार्लियामेंट्री वर्क को डिजिटल बनाना। ये प्लेटफॉर्म लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल के कार्यों को ऑनलाइन करने में मदद करता है ताकि एमपीज और जो भी एमएलए हैं उनको कागजी काम की जगह डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिल सके। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सबसे पहले इसे नागालैंड ने लागू किया था। नागालैंड ने 2022 में पेपरलेस क्षेत्र के लिए इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को लागू किया था। और नेशनल ई विधान ऐप की बात करें तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई एक प्रमुख डिजिटल इनिशिएटिव है। इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी बात नागालैंड की हो रही है तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा होती है, गवर्नर है ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। यहाँ का स्टेट एनिमल ग्याल है, मिथुन। स्टेट बर्ड है ब्लिथ ट्रोगोपेन। और एक नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा, नटंकी नेशनल पार्क। बाकी आपको याद है आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना था नागालैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य भी ये बना था। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 भी नागालैंड में हुए थे। और 2024 में जो 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, वो नागालैंड में हुआ था। मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में होता है। और मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू हुई थी यहाँ पे। स्कॉच पुरस्कार 2024 ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख डेप्यूटी चीफ अभी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राजीव घई। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को अभी उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। और आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संघर्ष के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी उनको सम्मानित किया था। और अभी वो भारतीय सेना के उप प्रमुख बन गए हैं। क्या नाम है? राजीव घई। लेफ्टिनेंट जनरल है राजीव घई। अच्छा, वैसे आप जानते हो हमारे आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी और नेवल डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह और एयर फोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। तो एक प्रश्न हमने देखा था कि रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप कौन बने थे? रॉबर्ट फ्रांसिस उनका एक्चुअल में नाम है। और इस पद पर आने वाले वो पहले अमेरिकी हैं। और उन्होंने अपना नाम चुना है पॉप लियो 14। जैसे इनसे पहले थे पॉप फ्रांसिस, वो अर्जेंटीना से थे, उनका तो निधन हो गया। इसके अलावा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने थे केसी वेणुगोपाल। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस सूर्यकांत। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला।
भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के निदेशक, इनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया, नाम है तपन कुमार डेका। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष शैलेश सी मेहता बने। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष S महेंद्र देव बने। भारत के V श्रीनिवास को अभी 2025 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया। एक्चुअली में अगर देश का नाम पूछेंगे ना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष अभी इतने समय के लिए किसे बनाया गया तो भारत आंसर कर देना, या व्यक्ति का नाम पूछेंगे कि भारत से किसे अध्यक्ष चुना गया है तो V श्रीनिवास आंसर कर देना। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक बनाया गया अश्विन लोहानी को। और राष्ट्रपति जी की अभी पहली महिला ADC एड डी कैंप किसे बनाया गया, यशस्वी सोलंकी को। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के फिर से प्रेसिडेंट बन गए विटोल्डा बाका, इनका नाम है, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको मिलेगा। तो ये 13 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी डेली मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली आपकी क्विज तैयार की जाती है, MCQ फॉर्मेट में टेस्ट आपका बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। कहाँ पर मिलेगा वो आपको, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट आप उसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया, हिमाचल प्रदेश। फिर पूछा फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया 9 जून को। किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, महेंद्र सिंह धोनी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब अभी किसने जीता, एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के हैं। किसे भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष बनाया गया, शैलेश सी मेहता को। किसने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता, अनाहत सिंह। और दाजी पणशीकर किस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान, लेखक और विचारक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, मराठी साहित्य। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था भारत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।